हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीडीपी का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 8 फरवरी 2026 को भी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसका क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन। तो एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए? लर्निंग गोल्स में, लर्निंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में, प्रोवाइडिंग ऑफ सपोर्ट में, या फिर असेसमेंट में। तो किस में एडजस्टमेंट करना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ये सभी में अडेप्टेशन करना पड़ेगा। मतलब लर्निंग गोल में भी अडेप्ट करना पड़ेगा, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग ऑफ सपोर्ट और असेसमेंट, इन सब में क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर क्या आता है? जो कि ऐसे इम्पेयरमेंट्स, बीमारियां जो कि हमारे सेंसेस से इंक्लूडेड हैं। जैसे हमारे 5 सेंसेस है, राइट, जो कि आईज हो गए, ईयर्स हो गए, है ना, नोज़ हो गया, और आपकी टंग हो गई, और स्किन हो गई थी। 5 सेंसेस होते हैं। तो इनसे जो रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स होते हैं उनको सेंसरी इम्पेयरमेंट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती? जैसे लेखन वैकल्पिक जो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, किससे? राइटिंग से रिलेटेड हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देखोगे हार्ड ऑफ हियरिंग, ये भी सेंसस से जुड़ा हुआ है ना, सुनने से। तो ये भी आंसर नहीं है। हमें बोलना है कि कौन सा नहीं है। तो ये सब सेंसस से रिलेटेड है। जैसे पार्शियल लॉस ऑफ विजन आपकी आई से रिलेटेड हो गया, देखने में दिक्कत। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी अगेन आपके सेंसस आई में से हो गया। तो ये नहीं है आंसर। आंसर कौन सा था? लेखन वैकल्प, क्योंकि हमें ऐसा बताना था इम्पेयरमेंट जो कि सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं है। तो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होती है? राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, कि बच्चे ढंग से लिख नहीं पाते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटी। किस पे डिपेंडेंट है? कि बच्चे की क्या लैंग्वेज कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट है? ये नहीं, ये गलत होगा। विकास भाषा क्षमताओं पर निर्भर नहीं है। सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है? नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है? दिस इज राइट। इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा। स्कीमा में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको चेंज करके फिर आप अडेप्ट करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। तो ये सब प्रोसेस क्या होती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 emphasizes on transforming assessment by। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? एग्जीक्यूटिव समेटिव टर्म फॉर्म ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? कि आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने में नहीं। फिर है इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि स्वमूल्यांकन, खुद से खुद का मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है, और पीयर की हेल्प से असेसमेंट करना है। तो इस पे जोर देती है, एम्फेसाइज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल स्ट्रैटेजी फॉर चिल्ड्रन टू यूज टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट मटेरियल। नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो इनमें से कौन सी जो है तो हेल्पफुल स्ट्रैटेजी होगी, आपको बताना है। फर्स्ट में क्या है? रीडिंग द इंफॉर्मेशन वंस, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना। तो ये बिल्कुल सही है कि आप किसी चीज़ को पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाते हो, दोबारा से रीड करते हो तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। नेक्स्ट है आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन। क्वेश्चन पूछना और क्या करना? क्लैरिफिकेशन। तो दिस इज ऑल्सो कि सवाल पूछोगे आप, क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो, ये भी सही है। प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझने का नाटक करना। समझने का नाटक नहीं करना है, समझना ही है। तो सी गलत हो गया। नेक्स्ट है मेकिंग अप देयर ओन मीनिंग ऑफ फॉर अनफैमिलियर टर्म्स, कि उनके खुद के मीनिंग, अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। तो ये भी क्या है? गलत है। तो अब कौन सा सही है? ए और बी सही है। ऑप्शन में कौन से में है?
ए और बी, 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। ये कथन बिल्कुल सही है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावात्मक जो विकास प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, ये सब क्या है कि इंटर रिलेटेड हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सोशल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप अफेक्टेड होगा। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसके शरीर में भी प्रॉब्लम्स, शरीर के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब क्या इंटरकनेक्टेड है और ये सही है। रीज़न क्या है? देयर इज़ डेवलपमेंटल कॉन्टीन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये गलत है। डेवलपमेंटल कॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब कि बच्चों में विकास में निरंतरता होती है? नहीं, रुक रुक के भी तो होती है। अगर डिलेड हुआ है तो उसके कारण डेवलपमेंट रुक गया, तो ये आपका सही नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बोथ जो है तो सही नहीं है, एक सही है और एक गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। असर्सन क्या बोल रहा है? मेल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज एंड बुक्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरस वाइल फीमेल कैरेक्टर्स आर सोन एज वार्म एंड सेंसिटिव। ये क्वेश्चन हमने जेंडर में भी किया था जब कर रहे थे कि बुक हो या फिर स्टोरीज हो, मूवीज़ में क्या दिखाता है कि जो पुरुष पात्र हैं वो अक्सर क्या होते हैं, ताकतवर उनको दिखाया जाता है, साहसी के रूप में दिखाया जाता है, और महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे समाज की। हम देखते हैं चाहे पिक्चर हो चाहे कोई मूवी स्टोरीज़ हो तो उन सब में ऐसे कैरेक्टर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दिया गया है? स्कूल्स एंड क्यूरिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी एज दे आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो जो स्कूल और पाठ्य चर्चा जेंडर भूमिका को प्रभावित करते हैं क्योंकि द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है और जो रीज़न है वो असर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान देना है ये सब क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के पार्ट है। और अगर फर्स्ट सोशलाइजेशन आपका पूछता है प्राथमिक समाजीकरण तो आपका आंसर हमेशा फैमिली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरली फोकस्ड टू। तो टीचर को कैसा क्लासरूम कल्चर ऐसा क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बच्चे क्या हो, मोटिवेटेड हो लर्निंग के लिए, उनका मेन फोकस लर्निंग पे है। तो कैसा होना चाहिए? कम्पीट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना नहीं। फिर क्या है? अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि सीखने की प्रक्रिया और समझने उनकी सहायता, उनकी सराहना करना कि अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट। आप समझते हो प्रोसेस को कि द अल्टीमेट रिजल्ट में फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस किस में होना चाहिए? प्रोसेस में, क्योंकि जब आप प्रोसेस में फोकस्ड होते हो तो आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है रादर देन आप रिजल्ट पे फोकस करते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असर्सन रीजन वाला। आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं असर्सन और रीजन में से। चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विथ dyslexia have trouble in phonological processing that make it hard to decode words। तो ये बिल्कुल सही है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ना, वो जैसे अफाशिया हो गई, वो कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम आती है। फिर डिसलेक्सिया हो गई, इसको साउंड से प्रॉब्लम होती है। जैसे ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, बच्चे प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाते, वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं, जैसे वॉज को सॉ को वॉज बोल देते हैं। और फिर एक होती है आपकी डिस्ग्राफिया, दैट इज़ रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। नहीं सॉरी, रीडिंग डिसेबिलिटी कौन सी होती है? डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया, यहाँ पे ग्राफ आ रहा है ना, तो देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया ये जो होती है, ये क्या होती है? ये डिस्ग्राफिया की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है? नहीं, PH होना चाहिए ना यहाँ पे, एक सेकेंड। डिस्ग्राफिया, तो यहाँ पे ग्राफ का है ना, रूट वर्ड ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो ये राइटिंग डिसेबिलिटी होती है। एक फिर होती है डिसकैल्कुलिया, तो वो मैथमेटिक्स डिसऑर्डर होता है। तो हमारा फर्स्ट तो सही था।
ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग इनकरेज टू देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। बिल्कुल सही है कि अगर हम बच्चे को रुचि और क्षमता के अनुसार काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही। एक सेकेंड, एक बार और पढ़ लूँ। चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विथ डिसलेक्सिया हैव ट्रबल इन, हाँ नहीं, ये दोनों सही हैं बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात हो रही थी और यहाँ पे इंटरेस्ट और एबिलिटी की बात होने लगी है, लर्निंग कैसे बच्चों की इम्प्रूव करें। तो दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, रीजन फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है आपके असर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? तो इनमें से आपको ध्यान रखना नेगेटिव आंसर देना है, क्या नहीं है। यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये तो है, अच्छी युक्ति है, आप रीजनिंग कर रहे हो लॉजिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सेकंड है ओवरलुकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अभी देखो नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पे और नेगेटिव भी पूछा हुआ था, तो यही आपका हमारा आंसर हो जाएगा कि ओवरलुकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप ओवरलुक क्यों करोगे? ओवरलुक मतलब अनदेखा कर देना। तो प्रासंगिक जानकारी को आप क्या कर रहे हो? अनदेखा कर रहे हो। अनदेखा नहीं करना है, उसको शामिल करना है, इंक्लूड करना है, तभी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा हुआ था। देखिए ये गलत है इसीलिए आपका सही है, और ये सही था इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस एक्सप्रेशंस दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ द डिफरेंस शुड बी यूज्ड टू सच एज यूजिंग द स्टूडेंट विथ पैरिटीज रादर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती हैं बजाय उनके अंतर को। मतलब जैसे आप बोलोगे डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो ऐसा आपने जब बोला कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड, तो आपने क्या बोला कि चाइल्ड, बच्चे से पहले ही आपने उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको आगे रख दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या यूज़ करना है? चाइल्ड दैट इज़ डिसेबल्ड। तो पहले आपको इंसान को प्राथमिकता देनी है, ना कि उसकी डिसेबिलिटी को। तो ये तो बिल्कुल सही है कि पहले विकलांग छात्र बोलने के बजाय आपको क्या बोलना है? छात्र जो कि विकलांग है, ऐसी भाषा का यूज़ करना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज वी यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विथ डिफरिंग नीड्स सेव्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। तो जब हम विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। वो बताती है कि हमारी बेसिकली पर्सपेक्टिव हमारा कैसा है, मेंटालिटी कैसी है, और दूसरों को सुनने में भी वो इफेक्ट करता है। वो फीलिंग्स होती हैं कि अगर आप डिसेबल्ड चाइल्ड पहले बोल रहे हो तो जो बच्चा है वो डिसेबल्ड सुन के डिस्करेज होगा। तो आपको क्या बोलना है? बच्चा जो कि विकलांग है, अगर आप उसको एक क्लास में जाके इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर बता रहे हो कुछ बच्चे के बारे में, तो आपको ऐसी भाषा का यूज़ करना है। तो रीज़न भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो और इसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, कि दोनों ए और आर सही हैं और आर उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग रिवॉल्व। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका वेरी यंग मतलब बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती रहती है? तो वो कहाँ घूमती है? इथिक्स ऑफ इगोसेंट्रिसिज्म। ऑप्शन नंबर 4, अहंकार की नैतिकता। कि बच्चे क्या होते हैं? इगोसेंट्रिक होते हैं। इगोसेंट्रिक मतलब कि उन्हें सिर्फ अपनी बातें ही सही लगती हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि आप 2 से 3 या फिर 4-5 साल के बच्चों को ले लो, तो उनकी दुनिया का जो वर्ल्ड का सेंटर है ना, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है कि उन्हें कौन सा खिलौना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उन्होंने क्या बोला है। आप कुछ और नहीं बोल सकते हो, वो बोलते हैं उन्हें वो चाहिए तो वो चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि टीवी में कार्टून लगाना है तो कार्टून ही लगाना है, अगर आप कुछ और चेंज कर दोगे तो वो रोने लगेंगे। तो उनका ईगोसेंट्रिसिज्म इसे बोला जाता है कि उनके सेंटर में अभी उन्होंने खुद को रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लर्निंग के बराबर के अकॉर्डिंग सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में, न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करेंट अंडरस्टैंडिंग
नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। जो नई सीख है वो किस पे निर्भर करती है? करंट अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करती है। तो बात सही है ना कि अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है आप उसी के अकॉर्डिंग तो समझ ही पाओगे ना। अगर 2 साल का कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है मान लो, तो उसको आप सीटेट की तैयारी पढ़ाई नहीं करवा सकते ना, उसको आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ा सकते, फिलॉसफी नहीं सिखा सकते। तो अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करती है लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन हमें नॉट जवाब देना है। तो जो गलत होगा वो आंसर करना है। सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, यही सही हो जाएगा कि जो सामाजिक संपर्क है सीखने में बाधा डालता है। नहीं, सीखने में बाधा नहीं डालता, वो लर्निंग को एक्सेलरेट करता है और इंजॉयबल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। सोशल इंटरेक्शन जो होता है, सामाजिक संपर्क, तो ये बाधा नहीं है। हिंडरेंस मतलब बाधा, तो बाधा यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यही आंसर है, क्योंकि हमें निगेटिव ही चाहिए था, क्योंकि नॉट पूछा हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल शुड बी इनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। तो जो चिल्ड्रन है मिडिल स्कूल के, उन्हें क्या इनकरेज करना चाहिए कि वो रोज़ या फिर सप्ताह में साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखें और उन पर चिंता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि उससे उनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, वो अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो उनको रेगुलेट कर पाएंगे अपने हिसाब से। अदरवाइज इमोशंस फिर अनकंट्रोल्ड वे में हो जाते हैं। जब गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, रोना आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन अगर वो लिखेंगे डेली कि इमोशंस उनके आज कैसा था, क्यों था, किस वजह से उन्हें रोना आया, किस वजह से गुस्सा आया, तो उसे रेगुलेट कर पाएंगे। कि ऑप्शन नंबर 4 जो कथन है, सॉरी अभिकथन है आपका, असर्शन है, वो बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन। कि अगर हम खुद की भावनाओं को समझते हैं तो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। और असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दोनों ए और आर सही हैं, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। अभी हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा था ना, और बिहेवियरिज्म दोनों पढ़ा था। बिहेवियर में क्या होता है? फोकस होता है, जिसमें आप जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे आप जिसको नोटिस कर सकते हो, स्किल ऐसी जिसको देख सकते हो, जैसे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम वो सपोर्ट करता है। बच्चों को क्या बोला जाता है? टैबुला रासा, कि आप अपने हिसाब से बच्चों को सेव कर सकते हो। जॉन लॉक ने बोला था कि इसका मतलब होता है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चे का जो अभी है वो ब्लैंक स्लेट है, आप जो चाहो उस पर लिख सकते हो, वो बिहेवियरिज्म है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या थ्योरी क्या है कि बच्चे, ये रचनावाद इसको बोला जाता है, कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, मेन फोकस जो होता है वो एक्सपीरियंस पे होता है रादर देन कंडीशनिंग पे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब ये गलत है। ये किसका है? बिहेवियरिज्म का है, कि जब आप चॉकलेट देते हो बच्चे को तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे बात कर रहा है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम इन अ फाइनल फॉर्म। मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप उसका सिर्फ फाइनल फॉर्म दे रहे हो उनको, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। उससे उनकी रीजनिंग नहीं डेवलपमेंट होगी, है ना, उनकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ये तो गलत है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार फर्स्ट और सेकंड जो है गलत है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है और जिसे सुधारने की आवश्यकता है। टेंडेंसी टू बिहेव अनरूली, नहीं, ये भी नेगेटिव है। बच्चों को आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्या? मीनिंग मेकिंग होती है। आप बस उनको क्या करते हो, एक पौधा है, आप उसमें, आपकी रोल कितना है? एज अ फैसिलिटेटर मतलब सुविधादायक हो। आप बस उसमें खाद बीज है, वो पौधा बन चुका है, आपको बस पानी उसमें डालना है, खाद डालना है, वो अपने आप फ्लॉरिश होगा समय के साथ, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। नेक्स्ट है 2 कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। तो प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी होती हैं? फर्स्ट है स्वानुभाविक और कार्यात्मक स्थिरता,
ह्यूरिस्टिक्स एंड फंक्शनल फिक्सनेस। तो ह्यूरिस्टिक्स तो है लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है। तो कार्यात्मक स्थिरता क्या होती है, इसका मतलब होता है मेंटल ब्लॉक है जो आपका, मतलब स्थिरता, फिक्सडनेस है, मतलब मेंटल ब्लॉक है। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की थी तब आपको लग रहा है कि वही प्रोसेस करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये मेंटल ब्लॉक है, तो ये आंसर नहीं है। फिर एल्गोरिदम्स एंड रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट क्या होता है, रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है, ये भी रिस्पॉन्स सेट मतलब होता है कि आपने प्रीवियस में जो आपका पहले से ही मेंटल लाइक क्या सेट बना हुआ है कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा, उसको रिस्पॉन्स सेट बोलते हैं। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं यूज़ होती है। फिर है ह्यूरिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्स सेट, नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट आ गया। यहाँ पे देखिए ह्यूरिस्टिक्स एंड एल्गोरिदम मतलब स्वानुभाविक और कलन विधि, ये बिल्कुल सही है, यही यूज़ होती है। तो जो स्वानुभाविक होती है उसका मतलब क्या होता है कि रूल ऑफ थंब, जैसे क्विक स्ट्रैटेजी है, आप क्या करते हो, प्रॉब्लम देखते हो, फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको सॉल्व करते हो सकता है कि हमेशा सही ना हो, गारंटीड नहीं है कि आपको आउटपुट सही मिलेगा, बट आपकी क्विक स्ट्रैटेजी होती है, तो उससे आपके सही तरीका आप सीखते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का। और फिर है एल्गोरिदम, जिस पे आपने सुना होगा कि सारे जो सोशल मीडिया है या फिर सब कुछ आजकल एल्गोरिदम पे बेस्ड है। आप देखते हो कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो देखते हो, मान लो कॉस्मेटिक का देखा आपने, तो फिर आप हर जगह कॉस्मेटिक ही कॉस्मेटिक दिखाई देता है, क्या है, एल्गोरिदम्स है। एल्गोरिदम का मतलब होता है बाय स्टेप जो सिस्टमैटिक एक प्रोसीड्योर है कि हर एक कदम के बाद ऐसा होगा, तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसमें गारंटीड सक्सेस मिलती है बशर्ते कि आप स्टेप बाय स्टेप उस पर जाओ, सॉल्व करो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो यही दोनों है, स्वानुभविक और कलन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। सो डाइवर्सिटी जो है और इंक्लूजन से उससे टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव होती है, बिल्कुल सही है कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, इनकरेजिंग इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस हाइंडर्स चिल्ड्रन एबिलिटी। तो ये तो यहाँ पे देखो हाइंडर्स आ गया, गलत आ गया ना, नेगेटिव आ गया, कि मतलब अगर आप बच्चों में कन्वर्सेशन को इनकरेज करते हो, इंगेज करते हो उनको, तो उनकी एबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो बाधा उससे हो पड़ती है उसमें। तो ये तो गलत आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, मतलब ए सही है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। असर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है, कारण उसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजली प्रोसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। ये इस बार क्वेश्चन आया था आपका ग्रोथ स्पर्ट में, जो किसमें होता है, एडोलेसेंट में होता है, कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वृद्धि में तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एन एनवायरनमेंट विच इंश्योर्स। तो विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन, ये बिल्कुल सही है। आप घर में ज़्यादा क्यों सिक्योर फील करते हो, क्योंकि वहाँ पे बिलोंगिंगनेस है, आप बिलोंग करते हो वहाँ से। आप फियर नहीं, डर में विद्यार्थी अच्छा नहीं सीखते हैं। अस्वीकृति, जहाँ रिजेक्शन होता है वहाँ भी नहीं सीखते। सुरक्षा, तो होम में अच्छा फील करने की मेन वजह क्या होती है, अपनापन होता है, और यहाँ पे आप सुरक्षा फील करते हो क्योंकि वो आपका घर है। तो ए और डी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए और डी में ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बिलोंगिंगनेस एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher is designing a lesson plan for a group of students with varying levels of understanding of a topic. According to Vygotsky's theory, which of the following should the teacher consider when designing the lesson? तो एक शिक्षिका जो है वो एक पाठ की समझ को अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर चुनौती देनी चाहिए, नहीं।
आपको ध्यान रखना है, ये इक्वालिटी हो जाएगी, इक्विटी नहीं होगी। हमने पढ़ा था ना, जब हमने पढ़ा था जेंडर में इक्वालिटी और इक्विटी, इक्वालिटी मतलब समान सबके लिए, और इक्विटी मतलब नीड के हिसाब से। तो ये इक्वालिटी तो है लेकिन इक्विटी नहीं है, ये फेयरनेस नहीं है कि हर एक बच्चों को समान चुनौती देना। जब हम बात कर रहे हैं इस पे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग स्तर वाले बच्चों की, तो ये तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट कि द टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट्स करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू हेल्प देम टू रीच द नेक्स्ट लेवल। तो ये बिल्कुल सही है कि उनके नीड के हिसाब से उनका करंट में जो स्टेटस है, मतलब उनका लेवल क्या है समझ के, उसके अनुसार आप उनको हेल्प प्रोवाइड करते हो। तो दैट इज़ इक्विटी, दैट इज़ फेयरनेस, जो कि करनी चाहिए क्लास में। यहाँ पे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू कैटर टू डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स इन आ क्लासरूम। तो कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं। फर्स्ट है विभेदित निर्देश, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस नीड, उनके ज़रूरत के हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। एक होता है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब क्या होता है कि एक जैसा, सभी के लिए एक ही जैसा, जैसे यूनिफॉर्म में एक जैसा कपड़ा ना, तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन मतलब सबके लिए एक जैसा इंस्ट्रक्शन। ये गलत है, आपका डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, बच्चे के नीड के अनुसार देना है। फिर स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, ये मानवीकृत, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का ही रूप है, उसी के अंदर आता है जिसमें एक जैसा सबके लिए होता है, मानवीकृत कैरिकुलम, तो ये गलत है। फिर है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, ये भी क्या है, सही है, हर एक बच्चे के हिसाब से एजुकेशन प्लान होना चाहिए। तो आपको बताना था कि कौन कौन से हैं, तो ए और सी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी इज राइट, both A and C are right and B is wrong. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, characteristics such as lacking reading fluency, reversion on words, tendency towards distraction and are typical identifying characteristics of। तो पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं। तो इनमें से कौन सा, तो ये सब किसके हैं, डिस्लेक्सिया के हैं। पठन वैकल्यता, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जैसे मनोभ्रम में क्या है, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी आप बोल सकते हो। ऑटिज़म का अलग ही है कि आप सोशलाइज नहीं होना चाहते हो, डिसऑर्डर है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि होता है रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। देखो लिखा हो ना, रिवर्जन ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड को आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, समझ नहीं कर सकते, वॉच को 100 बोल देते हो। तो ये लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी, ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, जिसके क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो असर्शन और रीज़न के आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं। टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क, इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, ये तो देखो अवॉइड है, इनकरेज होता तो सही हो जाता, अवॉइड है मतलब गलत है, नेगेटिव वर्ड है। फिर रीज़न क्या दिया गया है, लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे फिर निष्क्रिय प्रक्रिया आ गई, तो ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही क्या है, गलत है। सो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट लर्न इफिशियंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज व्हेन, बच्चे इफिशियंटली और मीनिंगफुल वेज में कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं, जब फोकस इन अवॉइडिंग, यहाँ पे देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, अवॉइडिंग नेगेटिव वर्ड आ गया, इसको काट दो, बजाय लिखा हुआ, ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली लर्न मटेरियल, जब बिल्कुल ही गलत अलग हो जाते हैं, ये भी गलत हो गया।
थोड़े बहुत अलग हो चले, बट कम्प्लीटली डिफरेंट तो बच्चे रिलेट कैसे करेंगे। देयर रिस्पॉन्स एंड सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड एंड वैल्यूड। ये बिल्कुल सही है। जब आप बच्चों की बातें सुनते हो और उनके रिस्पॉन्स की रिस्पेक्ट करते हो, अनुभव का रिस्पेक्ट करते हो, ध्यान देते हो, तो उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्सन है, क्या लिखा हुआ है, डू हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर प्राइमरली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली होती है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। ये नर्चर बनाम नेचर वाला है कि आपकी हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखो कि हेरिडिटी मिला है, हेरिडिटी से उसको हाइट और बॉडी का शेप मिला है, बट नर्चर जो न्यूट्रिशन फूड भी इम्पॉर्टेंट होता है, उससे भी डिफरेंस होता है। तो दिस इज सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट इंटरैक्ट इन देयर इफेक्ट टू डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से जो दोनों के मिली जुल के डेवलपमेंट में अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो आपका ए भी सही है हमारा, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। तो रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल से मास्टरी ओरिएंटेड गोल। ये हमने क्वेश्चन अभी किया था जब हम प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ रहे थे कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल क्या था, कि आपका मेन फोकस रिजल्ट पे है। अब क्या हो गया, आपका बच्चे को आप मास्टर बनाना चाहते हो जिस भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो सारी सब्जेक्ट को, टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो ये क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिफ्ट होता है, जैसे टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड में शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो जो पीयर का रोल क्या होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस का, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो पीयर हैव माइनर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन कंपेयर टू पेरेंट अदर अडल्ट इन ऑल द स्टेजेस। ये गलत है। पीयर का स्टार्टिंग में तो माइनर होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, एडोलेसेंस में जाते हैं जैसे, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है, वो माँ बाप से ज़्यादा अपने दोस्तों की बातें सुनने लगते हैं। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, पीयर्स आर प्राइमरली एजेंट ऑफ। प्राइमरली नहीं है, प्राइमरली हमेशा प्राइमरी क्या होती है, फैमिली होती है। Peers have a greater influence on socialization during adolescence than during early childhood। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे adolescence में बच्चों के ऊपर जो peer का है वो ज़्यादा प्रभाव होता है अगर आप कंपेयर करो अर्ली चाइल्डहुड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन। तो आप अगर संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना कब सुगम, तब सुगम होता है जब क्या होता है, विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्री होता है, कंटेंट इज डिसकनेक्टेड एंड एक्सेंट्रिक नहीं। फिर से नेगेटिव है, शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमें फोकस करना है। कार्य असंगत अव्यवस्थित, ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। गतिविधियाँ परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होनी चाहिए, मतलब एक्टिविटीज़ आर इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। हमने बात की थी उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जिसमें आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कि जॉन डुई के अनुसार क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटाइज्ड क्लासरूम होना चाहिए, मतलब इंटरैक्शन होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, मिलजुल के बच्चे और टीचर और लर्नर्स जो होते हैं, पीयर्स होते हैं, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग लिव वाइगोत्स्कीज आइडिया, अ टीचर डिसाइडेड टू गिव हिंट्स एंड क्यूज टू द स्टूडेंट्स हु वर stuck on the given problem and let the students try to solve that problem again। लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। तो वो किस अवधारणा का
क्या बोला जाता है इसको? स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड, हेल्प बेसिकली, आलम्बन। वो टीचर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है बच्चों को जहाँ पे वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, ताकि वो उससे आगे बढ़ सकें। इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं? अकॉर्डिंग टू प्याजे, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their heads, they are in, वो कौन से जो स्टेज में होते हैं? तो वो क्या होता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं, थिंकिंग के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये थर्ड स्टेज होती है, जो कि होती है कौन सा? ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। सो दिस वाज ऑल 30 क्वेश्चंस फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।